मनोज कुमार साहब का एक गीत याद आ रहा है प्रीत जहाँ की री सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया है सत्य की विजय, यानी सिर्फ सच। यहाँ ना किसी का एजेंडा है, ना हो हल्ला। रिसर्च के आधार पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं, 100% रिसर्च। सभी प्रवासी भारतीयों को विदेशी धरती पर भारत का राष्ट्रदूत, ब्रांड एम्बेसडर कहता है। इंदौर में 3 दिनों का प्रवासी भारतीय सम्मेलन मंगलवार को समापन हो गया। समापन समारोह की मुख्य अतिथि रही भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। करीब 4 साल बाद प्रवासी भारतीय दिवस भव्य रूप से मनाया गया। पिछली बार कोरोना वायरस की महामारी के चलते यह दिन वर्चुअल मोड में मनाया गया था। दरअसल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे और वापस आकर देश में आज़ादी की लौ जगाई थी। उनके वापस लौटने और स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत करने की याद में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन उन भारतीयों को सम्मानित भी किया जाता है जो अपने अपने क्षेत्र में विदेशों में विशेष उपलब्धि हासिल करते हैं। साल 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रवासी दिवस मनाने की घोषणा की थी और 2003 में पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। आइए आपको सबसे पहले अपडेट बताते हैं कि क्या है प्रवासी भारतीय दिवस को लेकर। प्रवासी भारतीय दिवस 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में आयोजित किया गया था मध्य प्रदेश में, जो हर 2 साल में होता है, लेकिन पिछली बार कोरोना की वजह से नहीं हुआ था। उसका आयोजन इस बार किया गया। कल प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था और आज राष्ट्रपति जी ने उनका समापन किया। प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था, नरेंद्र मोदी साहब ने। सत्तर देशों के करीब 3,500 से ज्यादा प्रवासी इसमें शामिल हुए। प्रवासी भारतीय 70 देशों से यहाँ पर आए हैं। 3,500 से ज़्यादा प्रवासी वहाँ पर शामिल हुए हैं। उसमें लगातार उसमें चर्चा होती रही। इनमें 2 देशों के राष्ट्रपति भी हैं, 4 देशों के मंत्री समेत 500 से ज़्यादा उद्योगपति यानी इंडस्ट्रियलिस्ट भी इस पूरे समारोह में शामिल हुए। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रवासी भारतीयों की हमारे दिल में खास जगह है। ये राष्ट्रपति जी ने आज अपने समापन समारोह में इस बात का जिक्र किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जब समापन समारोह किया, इस समारोह में 27 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया गया। 27 प्रवासी भारतीयों को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की, उन्हें सम्मानित किया गया। 2021 में जब प्रवासी भारतीय दिवस था तो कोरोना चल रहा था और उसे वर्चुअली आयोजित किया गया था, यानी कोई समारोह हिंदुस्तान में नहीं रखा गया था और वर्चुअल प्रोग्राम उसके लिए रखा गया था। प्रवासी भारतीय दिवस के 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का इंदौर में आयोजन किया गया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। 70 देशों के करीब 3,500 से ज़्यादा प्रवासी भारतीय इसमें शामिल हुए। 2 देशों के राष्ट्रपति, 4 देशों के मंत्री समेत 550 के करीबन 520 उद्योगपति शामिल हुए। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रवासी भारतीयों को हमारे दिल में खास जगह है। इस समारोह में 27 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित भी किया गया। दरअसल पूरी दुनिया में भारतीय समुदाय ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी खास जगह बनाई है और वो अपने अपने देशों में भारतीय विरासत के ब्रांड एम्बेसडर बने। पूरी दुनिया में करोड़ों भारतीय बसे हुए हैं। इनमें से कुछ ने वहीं की नागरिकता भी ले ली है तो बाकी NRI बनकर रह रहे हैं। भारत सबसे बड़ा देश है जहां के निवासी इतनी तादाद में बाहर बसे हुए हैं और अपना झंडा बुलंद किए हुए हैं। पहले चीन नंबर 1 पर था, अब भारत का नंबर पहला है। आइए अब आपको दूसरे देशों में रह रहे भारतीयों की ताकत का भी अंदाजा बताते हैं। हमारे प्रवासी भारतीयों की ताकत समझ लीजिए कि 2 देशों में प्रवासी भारतीय इस वक्त राष्ट्रपति हैं। 2 देशों में जो प्रवासी भारतीय हैं वो राष्ट्रपति हैं। एक देश में उपराष्ट्रपति भी वहाँ पर हैं। 3 देशों में प्रवासी भारतीय इस वक्त प्रधानमंत्री हैं और 30 देशों में 285 सांसद जो हैं वो भारतीय है, प्रवासी भारतीय। टॉप 500 कंपनियों में 12% से ज़्यादा CEOs प्रवासी भारतीय हैं। तो ये हमारे पावर है
प्रवासी भारतीयों की दुनिया भर में बसे प्रवासी विदेशी मुद्रा भेजकर भारत की आर्थिक तरक्की में अहम योगदान निभाते हैं। ऐसे प्रवासियों का हवाला देकर सरकार उन्हें यहाँ निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोत्साहित करती है। यही वजह है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन के जरिए भारत सरकार इन प्रवासियों को न सिर्फ यहाँ की धरती से जुड़ाव देती है बल्कि उनका मान भी बढ़ाती है। आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं कि किस तरह से प्रवासी भारतीय हमारी अर्थव्यवस्था में एक योगदान दे रहे हैं, उनकी भागीदारी क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। यदि प्रवासी भारतीयों की अर्थव्यवस्था में भागीदारी देखें तो 2018 में जो 79 अरब डॉलर थी वो 2022 में बढ़कर 100 अरब डॉलर हो गई है। लगातार वो बढ़ती जा रही है। 81 डॉलर, 83 डॉलर, 87 डॉलर और 2022 में 100 अरब डॉलर हो गई है। सरकार एक तरफ प्रवासी भारतीयों को जोड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है तो दूसरी तरफ हर साल एक और मुद्दा है, भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों का भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कहा जा रहा है कि हर दिन औसतन 500 भारतीय नागरिकता छोड़ रहे। 5 साल में 8,43,000 भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी। खास बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर अच्छी कमाई वाले प्रोफेशनल्स हैं। देखते हैं 5 साल के आंकड़े कि किस साल में कितने भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी है। 2017 में 1,33,033 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी। 2018 में 1,34,561 ने, 2019 में 1,44,017 लोगों ने छोड़ी है। 2020 में 85,248, 2021 में 1,63,370 और 2022 में 1,83,741 भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। प्रवासी भारतीय एक और जहां भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं तो वहीं दूसरी तरफ वो आज भी भारत में दूसरे देश के नागरिक ही समझे जाते हैं। वजह है भारत का संविधान और उसके कानून, जिसके अनुसार वो कभी भारत के नागरिक नहीं बन सकते, जिस कारण वो लगातार दोहरी नागरिकता की मांग करते हैं। जानते हैं कि आखिर प्रवासी भारतीयों की क्या मांगे हैं जिसको वो भारत सरकार से और हिंदुस्तान से चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है वो भारत की नागरिकता चाहते हैं। भारत में एक ही नागरिकता होती है, दोहरी नागरिकता नहीं है। वो लोग चाहते हैं कि दोहरी नागरिकता हो, यानी वो जिस देश में है वहाँ की भी रहे और यहाँ भी मिले। दूसरा, वोट डालने का अधिकार वो चाहते हैं ताकि हिंदुस्तान की सरकार में, हिंदुस्तान में उनका एक राजनीतिक दखल भी बना रहे। ज़मीन जायदाद का अधिकार भी प्रवासी भारतीय चाहते हैं कि उनके पास ये अधिकार बना रहे। खास दर पर बैंक खाता खोलने का अधिकार भी उनके पास हो कि एक स्पेशल बैंक अकाउंट्स उनके पास हो, स्पेशल रेट हो और उसको लेकर एक उनके साथ काम हो। और भारत में टैक्स से छूट का अधिकार भी प्रवासी भारतीयों की मांग लंबे समय से रही है। आज समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या कहा वो सुनते हैं। वहीं उससे पहले उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी क्या बोले वो भी एक बार सुन लेते हैं, फिर चर्चा शुरू करेंगे। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है स्वदेशो भुवन त्रयम, अर्थात हमारे लिए पूरा संसार ही हमारा स्वदेश है। हम दुनिया के अलग अलग कोनों में गए, हमने सभ्यताओं के समागम की अनंत संभावनाओं को समझा। हमने सदियों पहले वैश्विक व्यापार की असाधारण परंपरा शुरू की थी। हम असीम लगने वाले समंदरों के पार गए। अलग अलग देशों, अलग अलग सभ्यताओं के बीच व्यावसायिक संबंध कैसे साझी समृद्धि के रास्ते खोल सकती हैं, भारत ने और भारतीयों ने करके दिखाया। The Indian diaspora today has become an important and unique force in the global system. It has grown into an energetic and confident community in every region, including art, literature, politics, sports, business, academics, philanthropy, science and technology. The Pravasi Bharatiya Samman Awards symbolize the nation's highest recognition of the diaspora members. These awards are significant as they not only show our appreciation and acknowledgement of the achievements of the Pravasis, but also reflect our faith in their resolve to keep India's flag flying high in the world. प्रवासी भारतीय विदेश में रहते हुए भी देश की सेवा में, देश के आगे बढ़ने में, अर्थव्यवस्था पर अपना असर छोड़ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट इसकी पुष्टि करती है। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट
2022 की रिपोर्ट कहती है कि विदेश में कमाई करके उसे अपने देश भेजने वालों में प्रवासी भारतीय दुनिया में सबसे आगे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रवासी भारतीयों का भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है? क्या प्रवासी दिवस से भारत में निवेश बढ़ सकता है? और क्या प्रवासियों को दोहरी नागरिकता का और मताधिकार का जो अधिकार है वो मिलना चाहिए, वो डालने का अधिकार मिलना? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान लेखक तारिक फतेह साहब, पूर्व राजदूत और प्रधानमंत्री के करीबी माने जाने वाले दीपक वोरा साहब, अर्थशास्त्री डॉक्टर शरद कोहली जी और मोदी फॉर पीएम के राष्ट्रीय संयोजक रोहित गंगवाल साहब, जो प्रवासी भारतीय हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं भी। तारिक फतेह साहब, दीपक जी के पास समझ लूँ, उससे पहले आपसे समझना चाहता हूँ नए साल की शुभकामनाओं के साथ। प्रवासी भारतीय जो हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं लेकिन फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ये जो कनेक्शन है इसको आप कैसे देखते हैं? और क्या हिंदुस्तान का झंडा जो परचम है वो फहराने के अलावा हिंदुस्तान से उनका कोई कनेक्ट है? कैसे? देखिए, मैं ऐसे हिंदुस्तानियों को जानता हूं जो 150-200 साल से ब्रिटिश गयाना में, फिजी से, वहां से फिर माइग्रेट करके यहाँ कनाडा आए हुए हैं जी। आपको वो खुद नहीं एक्सप्लेन कर पाते कि उनकी लगन क्या है हिंदुस्तान से। जी। कई मेरे दोस्त हैं जो कभी हिंदुस्तान गए ही नहीं हैं जी। और वो मैं जब हर 2-3 साल बाद एक चक्कर लगा लेता हूँ, आके बैठ के वो इस तरह यानी 60-70 साल का आदमी बच्चे की तरह बैठ के सुनता है। अच्छा, सो वेयर इज बनारस एंड दिस इज दिल्ली और व्हाट इज द साउथ। आप हैरान होंगे कि वो जो लगाव है वो सदियों से टूट नहीं सका। फिजी के अंदर कहते हैं कि भोजपुरी जो जुबान है वो सिर्फ फिजी में रह गई है जी। या वैंकूवर कनाडा में बोली जाती, क्योंकि वहाँ फिजी से बड़े लोग आए हैं जी। लोगों को खड़ी बोली का नहीं पता है, पूछते हैं। एंड खासतौर पे कैरिबियन के लोग जी। वहाँ आप देखेंगे कि ट्रिनिडाड टोबैगो के अंदर पूरा जो डिवीजन है वहाँ सियासी, वो है हिंदुस्तानी एंसेस्ट्री वाले या जो ब्लैक अफ्रीकन हैं उनके बीच में बंटवारा है। सियासी भी अलग अलग सोच है और इस तरह भी है, लेकिन एक बड़ी प्यार और मोहब्बत से रहते हैं लोग वहाँ। वो उसका नाम भी है। मैं तो जब पहली दफ़ा आया आई वॉज सरप्राइज, मुझे नहीं पता था कि इतने हिंदुस्तानी या कैरिबियन में रहते हैं जी। तो वो जिसे चटनी कल्चर भी कहा जाता है वहाँ पे, तो दैट इज इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ जी। लेकिन हर किसी में एक प्राइड है, एरोगेंस नहीं है, प्राइड है कि दे आर ऑफ इंडियन एंसेस्ट्री जी। लेकिन कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है हिंदुस्तान का जो उनको समझा सके, या कोई एजुकेशन सेंटर हो या कोई आर्ट की फैसिलिटी हो कि इंडियन आर्किटेक्चर क्या है। ताजमहल ही नहीं है दुनिया में जी, और भी बहुत हैं। यानी वो तो मैं उनको तस्वीरें दिखाता हूँ, दे गेट शॉक कि ये पहाड़ काट के बना था। मैंने कहा हाँ, और ये हिंदुस्तानी ने बनाया था, कोई बाहर से नहीं आया था बनाने के लिए। तो देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये हर हिंदुस्तानी एम्बेसडर हो सकता है हिंदुस्तान का। इससे पावरफुल ओवरसीज कम्युनिटी मैंने नहीं देखी है, और यहाँ तो कई 100 किस्म के लोग रहते हैं जी। दीपक वोरा साहब, मुझे पता नहीं कि आप प्रधानमंत्री के ज़्यादा नज़दीक हैं या बाहर रहने वाले हिंदुस्तानियों के, लेकिन तारिक फतेह साहब जो बातें कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि ये फेस्टिवल मनाना या समारोह मनाना प्रवासी भारतीय दिवस, इससे कुछ और आगे बढ़ने की अब ज़रूरत है? जैसे फतेह साहब कह रहे हैं, तारिक फतेह साहब, कि हिंदुस्तान के बाहर रहने वाले हिंदुस्तानी जो हैं वो आज भी जुड़ाव तो यहाँ रखते हैं, लेकिन उनको उसकी जानकारी नहीं है क्योंकि वो बरसों बरस से बाहर रह रहे हैं। आभारी हूँ सर, आपने मौका दिया आपके शानदार चैनल पर न्यूज इंडिया पर शरीक होने का। बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता है। यू आर वन ऑफ आवर बेस्ट एंकर्स। आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। तारिक फतेह साहब तो वर्ल्ड क्लास हैं। एंड देन वी हैव डॉक्टर शरद कोहली, जिनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है, और दूसरे हमारे जो विशेष मेहमान डायस्पोरा के मेंबर हैं। सर, नरेंद्र मोदी, जो मैंने देखा है जितने देशों में मैं गया हूँ, अभी भी 3 अफ्रीकी देशों में मैं वहाँ के प्रधानमंत्रियों का विशेष सलाहकार जी।
इंडियन डायस्पोरा उनसे बेहद प्यार करते हैं। क्यों? जिस रफ्तार से भारत का विकास हो रहा है, ये इंटरनेट का जमाना है, ये व्हाट्सएप और फेसबुक और ये वो उसका जमाना है। उनको मालूम है किस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है। उनको ये भी मालूम है कि 150 से ज्यादा देश हैं जो भारत से मदद लेते हैं, और 2003 से भारत किसी से मदद नहीं लेता। वी टेक नो फॉरेन असिस्टेंस, बल्कि हम देते हैं 150 से ज्यादा लोगों को। हम स्कॉलरशिप्स देते हैं, उनके बच्चों के लिए प्रोग्राम स्पेशल हम करते हैं कि भारत आइए। चीज ये है कि दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स एक नया भारत। दूसरा सर, आपको मालूम है कुछ देशों में जंग हुआ है, और भारत जिसको हम माँ कहते हैं, हमारी माँ जो भगवान से भी भिड़ जाती है जब उसके बच्चे तकलीफ में हो, कहां से हम पहुंचे हैं, उनको वापस लाएं। भले ही दक्षिण सूडान हो या यमन हो या हाल ही में यूक्रेन हो। ये उनको बहुत रीअश्योरेंस देता है कि अगर कभी ऐसी समस्या हो तो भारत माँ अपने बच्चों को वापस लेने के लिए आ जाएगी। हम सर, जो पीएम साहब की जो इज्जत है वहां पर, क्योंकि उन्होंने हमारी ग्लोबल प्रोफाइल को बहुत ऊंचा उठा दिया। 1 मिनट मुझे और दीजिए। मैंने यूएस, फ्रांस, डेनमार्क जैसे देशों में देखा है। ये हाउडी मोदी इवेंट हुआ था ना सर 2019 में, ह्यूस्टन एयरपोर्ट में पार्किंग की जगह नहीं थी प्लेन्स की, क्योंकि सारे इंडियन अमेरिकन अपने प्राइवेट प्लेन्स पे आए हुए थे। 50,000। उनकी आर्थिक ताकत देखो। और पिछले साल 2022 में $100 बिलियन से ज्यादा प्रवासी भारतीयों ने भारत भेजा है। क्यों? ये एक स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस है। 3 करोड़ से ज्यादा प्रवासी भारतीय हैं, और वो आज सर टॉप पोजीशंस पे है। नाम तो मैं कितने सारे ले सकता हूं, लेकिन अब तो ब्रिटेन में भी कहते हैं कि एक भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं। इसको डॉक्टर शरद कोहली अंग्रेजी में हम कहते हैं द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक, कि अब हम आ गए हैं भाई, तो आपने हम पर हुकूमत की है और अब हम आ रहे हैं यहाँ पर। आप अब उसकी नेशनैलिटी जो मर्जी हो सर, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रवासी भारतीय पासपोर्ट के रंग से नहीं होता, वो आपके दिल से होता है, आपके जज्बात से होता है, उसके रंग से होता है। तो ये हर साल जो हम करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, ये जितने प्रवासी भारतीय 3 करोड़ से ज्यादा, उनको ये बताना है आपकी माँ जहां भी आप रहते हो, वो शायद आपकी पत्नी है, आपकी बहन है, आपका भाई है वो देश, लेकिन आपकी माँ भारत है। जी, रोहित गंगवाल साहब, शरद कोहली साहब के पास जाऊं उससे पहले थोड़ा सा आपसे समझना चाहता हूं कि प्रवासी भारतीयों के लिए क्या ये प्रवासी भारतीय दिवस के 2 दिन हर 2 साल में ये काफ़ी हैं, या हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के लोगों के साथ आपका जो कनेक्ट है? प्रवासी भारतीय दिवस जो हर 2 साल में 2 से 3 दिन के लिए बनाया जाता है, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है। और इस प्रयास से, भले ही ये कम समय के लिए होता है, पर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है। और इस सम्मेलन के कारण, प्रवासी भारतीय दिवस के कारण, भाषा का आदान प्रदान, वेशभूषा का आदान प्रदान, भारतीय संस्कृति व अतिथि देवो भव की संकल्पना का वैश्विक प्रचार प्रसार होना बहुत आसान हो जाता है। इसके साथ साथ हम फाइनेंशियल सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर और काफी सब चीजों पे बात कर सकते हैं। ठीक है जी। डॉक्टर शरद कोहली, प्रवासी भारतीय दिवस की बात हुई, दीपक बोरा साहब ने भी बताया, तारिक फतेह साहब ने भी बताया, एक इमोशनल कनेक्ट तो है, लेकिन सर असली बात तो है सबसे बड़ा रुपया। क्या आप समझते हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी में हमारे जो एनआरआई ब्रदर्स हैं उनका कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन है, या सिर्फ आप समझते हैं कि जो कमा रहे हैं वो डॉलर अपने घरों में भेज रहे हैं, यही बहुत है? आप अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर कोहली अपने को प्लीज। जी क्षमा करें मुझे जी। कंट्रीब्यूशन तो बहुत है जी, पर गालिब साहब का एक पुराना शेर है, तो आपकी इजाजत से और गालिब साहब के चाहने वालों से माफी मांगते हुए जी, क्योंकि मुझे भी वो बहुत पसंद है, तो बस मैं थोड़ा फेर बदल करके मैं बताता हूँ कंट्रीब्यूशन की बात क्या है जी। कि यूं तो है दुनिया में वतन बहुत अच्छे, यूं तो है दुनिया में वतन बहुत अच्छे, पर कहते हैं हिंदुस्तान का अंदाज़े जिंदगी है कुछ और।
तो ये जहां तक बात है एनआरआईज के और रुपए की, उनके दिल में हिंदुस्तान बसता है और इसी दिल में बसते हुए हिंदुस्तान में से ही वो रुपया चलता है। आप जिस रुपए की बात करें, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पुरानी एक कहावत है। तो ये सच है, पर ये भी सच है कि जो $100 बिलियन की हम बात कर रहे हैं विजय, वो $100 बिलियन भारत में अगर मैं उसको रुपए में गिनूं तो 8,20,000 करोड़ रुपए हो जाता है। मैं अगर आज के डॉलर का रेट लेके चलूं, अंदाजा थोड़ा बहुत इधर उधर, बहुत बड़ी अमाउंट है। और अगर आपको मैं असली बात बताऊं तो करीब 60 बड़ी कंपनियों के सीईओ इस समय भारतीय मूल के हैं। और आपको एक और मजेदार बात बताऊं, जो मेरे ख्याल तारिक फतेह साहब और दीपक मेरे से अग्री करेंगे इस बात पे, कि अमेरिका में अगर आज भारतीय दिमाग को हटा दिया जाए, मतलब भारतीय माइंड जो है, भारतीय इंटेलेक्ट को हटा दिया जाए, तो मैं छोटा मुंह बड़ी बात शायद कर रहा हूँ, अमेरिका का चक्का जाम हो जाएगा, अमेरिका बिल्कुल चलना बंद हो जाएगा। वहां पर भारतीय मूल के लोग अमेरिका के जो इंटेलेक्चुअल पावर है उसको वो कंट्रोल करते हैं, और उन्हीं से आया हुआ पैसा यहाँ भारत में निवेश बनता है। वो निवेश यहाँ पर रोजगार पैदा करता है, वो निवेश यहाँ पर छोटे छोटे एमएसएमईज को हेल्प करता है, वो निवेश यहाँ पर भारत के टैक्सेस को कंट्रीब्यूट करता है। और एक विजय छोटी सी बात जो मैं, क्योंकि आपने जब चलाई थी शुरू में, जो इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें आपने एनआरआईज की मांगों की बात की थी कि वो क्या चाहते हैं जी। तो मैं आज आपके कार्यक्रम के जरिए, और हमारे एक एनआरआई भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनको अपना छोटा सी जानकारी जो मैं देना चाहूंगा वो ये कि हालांकि मुझे उम्मीद है कि इंदौर में ये जानकारी भरपूर दी जा रही है, पर आज आपके शो के माध्यम से मैं चाहूंगा कि ये संदेश पहुंचे जी। जहां तक बैंक अकाउंट के स्पेशल की बात है, हमारे एनआरआई भाई बहनों के लिए एनआरई, एनआरओ और एफसीएनआर 3 तरीके के बैंक अकाउंट है जो वाकई में विशेष अकाउंट्स है। उसमें एनआरई में तो टैक्स भी नहीं लगता। अब बात टैक्स की आई, टैक्स का जिक्र आया तो देखिए, टैक्स भी एनआरआईज को डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट भारत ने हर देश के साथ, लगभग हर देश के साथ किया हुआ है, जहां पर एनआरआईज को दोहरा टैक्स नहीं देना पड़ता, केवल वही देना पड़ता है जो भारत में उनकी इनकम होती है। अब बात आती है पासपोर्ट की, ड्यूअल सिटीजनशिप की, जो सबसे बड़ी मांग है। तो एक भारत सरकार ने जो ओसीआई लॉन्च किया हुआ है, जिसको हम ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं, उसके अंतर्गत हमारे सारे एनआरआई भाई बहन फ्री ट्रैवल इंडिया में कर सकते हैं। उनको कोई वीजा नहीं चाहिए, जितने दिन मर्जी यहां पर आके रह सकते हैं। और आखिरी बात आपने कही थी प्रॉपर्टी खरीदने की उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए। वो भी मैं जानकारी दे दूं कि सिवाय एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के कोई भी प्रॉपर्टी हमारे एनआरआई भाई बहन यहां पर खरीद सकते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, लगभग सभी देशों में है, कुछ एक देश छोड़ के, जिनके पास यहाँ पर फ्लैट है, मकान है, बिल्डिंग्स है, सब कुछ है उनके पास यहाँ पर। तो मुझे लग रहा है काफी हद तक इस भारत सरकार ने छूट दी है, बदलाव किए हैं, और यही एनआरआईज को बार बार खींच के लाती है। और मुझे जो आपने बात करी थी कि क्या 2 दिन काफी है इन लोगों को हमें निवेश लाने के लिए, इनका रुझान भारत की तरफ करने के लिए, आपको मैं बड़े आश्वस्त होकर कह सकता हूं कि वो इन 2 दिनों का पूरे साल में इंतजार करते हैं, क्योंकि अपनी जड़ों से आके जुड़ जाते हैं। हालांकि उनका यहाँ आना जाना लगा रहता है, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ नहीं आते, पर इन 2 दिनों में उनको ऐसा लगता है कि हम अपनी जड़ में जाके वापस मिल गए। हमने ऐसी बातें सुनी और भारत सरकार से सुनी, भारत सरकार के नुमाइंदों से हमें पता लगा, और नए नए उनके दोस्त बनते हैं, नए नए यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। मुझे लगता है ये 2 दिन 2 वर्ष की तरह बन जाता है। आप मानेंगे नहीं, मैंने बहुत सारे पहले वाले एनआरआई दिवस, यहाँ ये तो इंदौर में हो रहा है, मैं वहां से दूर हूं, मैंने खुद अटेंड किए हैं, और मैंने देखा कि वो यहाँ से क्या लेके जाते हैं। नए संबंध लेके जाते हैं, नए वादे लेके जाते हैं, नई उम्मीदें लेके जाते हैं, नई आशाएं लेके जाते हैं, और नया नया निवेश इसके बाद वाकई में विजय मैंने आता हुआ देखा है। सभी प्रवासी भारतीयों को विदेशी धरती पर भारत का राष्ट्रदूत, ब्रांड एम्बेसडर कहता है। तारिक फतेह साहब, हिंदुस्तानियों की आदत है कि जब त्यौहार होते हैं तो बहुत मिठाई खाते हैं। वैसे भी अभी सर्दी चल रही है तो गाजर का हलवा और गुलाब जामुन दिवाली इंदौर में चल रहे हैं प्रवासी भारतीय दिवस में। लेकिन ज़िंदगी तो 2 दिन के त्यौहार से चलती नहीं ना, तो कुछ हकीकत की भी बातें होती हैं। मेरे मित्र लोग कहते हैं कि भाई प्रवासी भारतीय हिंदुस्तान के साथ बहुत कनेक्शन रखते हैं और पूरा तिरंगा विरंगा लेकर
प्रवासी भारतीय दिवस पर भी आ जाते हैं। लेकिन और जैसे शरद कोहली साहब ने कहा कि ब्रेन जो है, ब्रेन पावर हिंदुस्तान की इतनी बड़ी है कि अमेरिका में से यदि उसे निकाल दें तो कोलैप्स हो जाए। तो इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो यह है कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा प्रवासी भारतीय हैं जो 3 करोड़ 20 लाख हैं, और पिछले 5 साल में 8,43,000 हिंदुस्तानियों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी है। मेरे मित्र लोग कहते हैं कि प्रवासी भारतीयों का दिल इतना ही हिंदुस्तान से जुड़ता है तो फिर हिंदुस्तानी क्यों नहीं आ जाते? देखिए, मैं इसमें एक बात का जिक्र क्या कहेंगे, हिंदी का क्या वर्ड होगा, कि हिंदुस्तानी जो हैं एक्सपैट्रिएट्स वो रह जाते हैं पीछे जी, और वो है सियासी मामले में जी। आपको मैं 2 एग्जांपल देता हूँ जी। एक है मेंबर ऑफ कांग्रेस अपने रो खन्ना साहब, वेस्टर्न कोस्ट पे हैं जी। वो हैं, रो खन्ना साहब हिंदुस्तान के हैं, सब कुछ हैं, लेकिन वो रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तानी कॉकस को इन दी हाउस कांग्रेस के अंदर जी। वो भी छोड़ दीजिए। फिर कांग्रेस वुमेन है मिनेसोटा से जो आके लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर में हिंदुस्तान को गाली गलौज देके चली जाती हैं जी। आप यकीन करिए, मैं लोगों से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, भैया ये जाके उनके दफ्तर के सामने 10 आदमी तो खड़े हो जाएं लेके बैनर, ये सब आ जाते हैं मोदी जी और प्रेसिडेंट ट्रंप के मेले पे, अपने अपने प्राइवेट पे। पैसे की घुमंड बहुत हो चुकी है, अब बहुत कमा लिए जी। हल्का सा तो सियासत में हिस्सा लीजिए। ये तो ना हो कि घर में जाएं तो रिपब्लिकन डेमोक्रेट दोनों के झंडे लगे हुए। और भाई ये कैसे होता है? बोले वो भी आए थे, ये भी आए थे, दोनों की तस्वीरें लगा दी। एक मैच्योरिटी की जरूरत है हमें। जिस दिन वो जो कांग्रेस वुमेन है लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाके बोली थी, वी शुड हैव हैड अ रिजॉइंडर। जी। ये इंडियन गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये इंडियन एक्सपैट्रिएट का है कि तुझे इलेक्ट किया मिनेसोटा से टू रिप्रेजेंट द कंस्टिट्यूंसी, तुम जाके पाकिस्तान की पिट्ठू बन गई, लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़े होके क्या क्या बकवास करके आ गई वहां से। जी। पाकिस्तानी जाके उसके दफ्तर के बाहर जाके पथराव करके आ गए मेरे दोस्त जी। बलोच वगैरह। इंडियन नहीं साहब, ये नहीं होगा। मैंने खालिस्तानियों को देखा ठुकाई लगाते हुए, यानी 50 आके दंगा फसाद करके 500 जो नॉन खालिस्तानी इंडियंस उनको भगा दिया वहां से। तो ये हमें इकोनॉमी पे कि हम बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत हो गया जी। इंडिया को अब इतनी जरूरत नहीं है कि इट इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। थोड़ा सा सियासत में हिस्सा लीजिए, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स इज ऑल अबाउट बीइंग इन पॉलिटिक्स, नॉट अबाउट बीइंग इन बिजनेस। बिजनेस करने वाला आपको कुछ भी नहीं दे रहा जी। वो जो ऊपर पहुंच भी जाते हैं, तो आपने देखा होगा वो हमारी जो काउंसिल जनरल थी उसकी कितनी बेइज्जती कराई उसने जी। वो पहुंच गए जब ऊपर प्रोसिक्यूटर हो गए तो वो दादागीर हो गए, फिर वो अमेरिकन हो गए, फिर वो उन्होंने उसको देखा नहीं कि कितनी बेइज्जती की। वो जो काउंसिल वाली थी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, एक एटीट्यूड था कि अब तो मैं आई एम नाउ एन अमेरिकन। अरे किधर का अमेरिकन भैया, जान छोड़ो। सारी जिंदगी ये पाकिस्तान वाले मर गए अपनी साफ करने की कि हम हिंदुस्तानी नहीं है ना। कहाँ जाएंगे, बिरयानी कहाँ मिलेगी, तो पान कहाँ से लोगे? तो ये रियलिटी जो है कि हमको अब सियासत में एडवोकेट हिस्सा लेके अनअशेमेडली वी नीड टू स्टैंड अप कि इंडिया इज द काउंटर टू चाइना इन द यूनाइटेड स्टेट्स। जी। इंडिया इज अ रिलायबल कंट्री, इट इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, एंड कोई अमेरिकन हमको डेमोक्रेसी ना सिखाए प्लीज। जी। आपने जो कर लिया हरकत पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, तो हमको पट्टी मत पड़ाएं। हम आपको बताएंगे कि किस तरह होती है सियासत, क्योंकि हमारे यहाँ 400 बोलियां, 6 धर्म, 29 स्टेट्स। कभी ये नहीं हुआ कि भाई बेईमानी हो गई या ट्रंप कह रहे हैं कि वो वोट की डिब्बे लेके चले गए। ये पाकिस्तानी स्टाइल पॉलिटिक्स ट्रंप कर रहे हैं। तो इंडियंस में भी इन एनी पॉलिटिकल पार्टी, मैं कहता हूँ अपनी एक सियासी स्टैंड नहीं लेंगे तो ये विल डिसअपीयर लाइक द ओवरसीज चाइनीज जी, या ओवरसीज जापानीज। जब पकड़ा गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो सबको बंद कर दिया, बोलने वाला कोई नहीं बचा जी। दैट इज वेयर वी आर लैकिंग, एंड इसीलिए मैं अर्ज करता हूँ अपने सारे
वैसे बाय द वे एक चीज और बता दूं, जो आपके इंडिया से बच्चियां आ रही हैं यहाँ पढ़ने, मैं सैल्यूट करता हूं। दे आर एब्सोल्युटली सुपीरियर टू द यंग मेन हु कम हियर। यस, बेचारी वो यूनिवर्सिटियां पढ़ रही हैं, वो काम भी कर रही हैं, उनको अदब भी पता है, तरीका भी है। दे आर डूइंग सो वेल कि जिस जहां पे भी वो एम्प्लॉयड हैं, इंडियन बच्चियां जो ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं, people say these are the best people we've ever employed. जी, वोरा साहब, रिस्पेक्ट जी, तो ये एक हिस्सा है, एतराज है। बाकी तो मैं तो खुद कहता हूँ इंडियन बॉर्न इन पाकिस्तान। यस, वोरा साहब, आप समझते हैं कि हमें एक नेक्स्ट स्टेप पर जाने की जरूरत है, प्रवासी भारतीयों को भी और हमारे रिश्ते को लेकर भी? नेक्स्ट स्टेप से आपका क्या मतलब है कि और मजबूत होने चाहिए? और मजबूत होने चाहिए, और जैसे तारिक फतेह साहब भी कह रहे हैं कि वहाँ के लोग भी किस तरह से अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाएं। ये जमाना है सोशल मीडिया का, और नैरेटिव जो शुरू करता है वो अक्सर उसको कंट्रोल करता है। तो जहाँ पर कुछ ना कुछ हो, हमें भी नैरेटिव अपनी तरफ से उसे एस्टैब्लिश करना चाहिए। आपके विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, जो मेरे सहयोगी रह चुके हैं भारतीय विदेश सेवा में और विश्व के सर्वश्रेष्ठ विदेश मंत्री है समय, वो अक्सर ये चीज कहते हैं। प्रवासी भारतीयों के बारे में एक चीज कहना चाहता हूँ सर, भले ही वो भारत में ना बसते हों, भारत उनमें बसता है। ये मैंने हर जगह देखा है। दे कांट गेट ओवर देयर इंडियननेस। हमारी जो पॉलिसी है प्रवासी भारतीयों की तरफ, आपने इसको इवॉल्व होते देखा। तारिक साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कैटेगोरिकली कहा था जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं कि भाई आप इंटीग्रेट करिए अपनी लोकल कंट्रीज में। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी कोई समस्या हो तो ये मत सोचिए कि हम आपकी मदद करने आएंगे। श्रीलंका में हमने देखा था 1950s में, 1950-60 में म्यांमार में देखा था। लेकिन अब ये पॉलिसी बदल चुकी है कि यू आर पार्ट ऑफ द ग्रेट इंडियन फैमिली। आप लोग जी, जिसमें भारत उसकी संतान है, एंड वील रीच आउट। सो सर, ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत स्टेडी है और बहुत बढ़ती जा रही है। दोनों तरफ से हम देख रहे हैं। हमारा इंटरेस्ट है, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियंस भी हमने बनाई थी, आपको याद है सर? उसको बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मर्ज कर दिया, जी उसके साथ जोड़ दिया था विदेश मंत्रालय के साथ। तो ये सब कहने का है कि वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ प्रवासी भारतीय, एक हमने सदन भी बनाया है देश की राजधानी में। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, हमने स्टेप्स लिए हैं। और मुझे ये लगता है, जैसे शरद कोहली साहब भी कह रहे थे कि अकाउंट्स खोल सकते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड ले सकते हैं, एक्सेट्रा। अब जो है सर, ये रिलेशनशिप अनस्टॉपेबल है सर, बिटवीन इंडिया और भारत के जो बच्चे हैं, जो संतान है, भले भारत में रहते हो या कहीं और रहते हो, खून तो तिरंगा है ना इनका सर। जी, डॉक्टर कोहली, जो बात आपने शुरू की थी, वोरा साहब भी कह रहे हैं कि खून तो उनका तिरंगा है। और जब हम इस बात पे गर्व करते हैं कि अमेरिका में हमारा जो ब्रेन है वो एक तरह से पावर कंट्रोल कर रहा है, क्या इसको दूसरी तरह से हम नहीं देख सकते कि ये ब्रेन ड्रेन की चिंता हमें करनी चाहिए? वो ब्रेन अमेरिका पे कंट्रोल करने की बजाय हिंदुस्तान को और ज़्यादा ताकत दे सकता था, हम उसे यहाँ रोक सकते थे। बिल्कुल विजय, हम इस कड़वे सच से इनकार नहीं कर सकते। आपने जो सवाल तारिक साहब को पूछा था, तो उनकी इजाजत हो और आपकी इजाजत हो तो मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। जी जी जी। वो ये कि अगर 8 लाख से ऊपर लोग भारत से पिछले चंद सालों में गए हैं, 5 साल में, तो वो क्या सोच के गए, वो मैं आपको बताता हूं। उनका जो टिक बॉक्स था, जो चेक लिस्ट थी, क्या थी? जी, पहला, उनको ज्यादा पैसा कमाना था। जी, उनको अपने बच्चों की पढ़ाई, उनको लग रहा था कि भारत में वो पढ़ाई का स्टैंडर्ड नहीं मिल पाएगा। जी, उनको लग रहा था कि जो लिविंग स्टैंडर्ड उनको विदेशी मुल्क देते हैं, खासकर जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वो भारत में नहीं मिल पाएगा। उनको भारत में जो गरीबी थी, भारत में जो अदब थे, भारत में जो तहजीब थी, उनको लगता था कि वहां पर शायद इससे बेहतर है। जी। पर अब देखिए, वो जाके बस गए हैं, तो हमारे आपके कहने से तो वहां से अपने पैर उखाड़ने वाले हैं नहीं। जी। और इसमें से ज्यादातर जो लोग जाते हैं, आपने देखा होगा, स्टूडेंट से वर्क वीजा में कन्वर्ट होते ही होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है, वहां जाके एक फिक्स्ड अमाउंट, जैसे अमेरिका में EB-5 वीजा होता है, उसमें आप $1 मिलियन के करीब डालिए और आपको वहां की नागरिकता मिल जाती है सीधी सीधी। ऐसे और भी बहुत सारे देश हैं, यूके में है, बहुत जगह ये स्कीम्स हैं। तो मैं उन लोगों को ये संदेश देना चाहता हूं कि जब आप यहां से गए थे, आप चाहे पिछले साल गए हो, उससे पिछले साल गए हो, उससे पिछले साल गए हो, जब आप गए थे और आज की परिस्थिति में बहुत अंतर आ चुका है। और अगर आप बच्चों की पढ़ाई के लिए गए थे, तो आज बच्चों की पढ़ाई के लिए यहां पर कहीं अच्छे संसाधन उपलब्ध हैं।
IIM जैसे, IIT जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर हैं जो आपको वर्ल्ड क्लास पढ़ाई देते हैं जी। अगर आप कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए गए थे, तो अगर आपके पास धन है, मैं समझता हूँ आप वो सब चीज अफोर्ड कर सकते हैं जो शायद आप बाहर जाके आप खुद काम करेंगे। यहाँ पर आपको काम करने के लिए सहूलियत मिल जाती है, हर चीज आपको यहाँ मिलती है। जिन चीजों को लेके, जिन मापदंडों को लेके आप यहाँ से भारत को छोड़कर गए थे जी। मैं आज आपके शो के माध्यम से, अगर ये आवाज जहां भी पहुंच रही है, मैं ये आह्वान करना चाहूंगा कि साहब आप वापस आइए। जो जो चीजें आपको वहां लुभाती थी, उससे ज्यादा लुभाने वाली चीजें आज भारत में मौजूद है। ये सरकार आपको वो सब सुविधाएं मुहैया कराने के लिए तैयार बैठी है। आपके लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। आप आइए, यहाँ पर निवेश करिए, वहां भी आप जो अच्छा काम कर रहे हैं करते रहिए। आजकल तो हवाई जहाज 8-10-12 घंटे में आप यहाँ से वहां पहुंच जाते हैं। आप आते जाते रहिए और अपनी जड़ें यहीं पर बाकायदा दुरुस्त तरीके से गाड़ कर रखें। जी, रोहित गंगवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित जी, आप क्या सोचते हैं जो डॉक्टर कोहली कह रहे हैं और जो मेरा सवाल था उस पर? जी, बहुत ही सही बात कही डॉक्टर कोहली ने। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं कि इंदौर में रहने वाला कोई बॉम्बे जॉब करने चले जाता है या पूना जॉब करने चले जाता है जी, तो कुछ समय बाद वो वहीं का भूखे रह जाता है जी। तो जब इंदौर, बॉम्बे, इंदौर, पूना से वापस आना मुश्किल हो रहा है तो निश्चित तौर पर विदेशों से आना तो और ज्यादा मुश्किल रहेगा जी। डॉक्टर कोहली ने कहा कि अब फर्क नहीं रहेगा। कुछ साल पहले जो बात थी कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, एजुकेशन की बात हो, हेल्थ केयर की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, एक फर्क था भारत में और अनविकसित देशों में। वो फर्क खत्म होते जा रहा है। तो सारी सुविधाएं जो विदेशों में मिलती थी अब वो देश में मिल रही है, भारत में मिल रही है। एक जो सबसे बड़ा चैलेंज मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूं वो है बच्चों का। जब बच्चे विदेशों में बड़े हो जाते हैं, 5th क्लास, 8th स्टैंडर्ड, 9th, 10th इस लेवल पे आ जाते हैं, उसके बाद उनको चेंज कराना, वहां से मूव करा के भारत वापस लेके आना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और ये बहुत रोहित जी मेरी चिंता उन बच्चों की नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जब 5 साल में 8 लाख भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी, उसकी चिंता की बात मैं कर रहा हूं। उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जो वहां बॉर्न हुए हैं या वहां पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नागरिकों ने जो नागरिकता जो जिन्होंने छोड़ी है, उन्होंने नागरिकता एकदम से नहीं छूटती है, काफी समय के बाद छूटती है। हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका नागरिक बनने के लिए 15 साल से 20 साल तक लग जाते हैं जी। तो वो एक बहुत लंबा समय होता है। उस समय, उस अंतराल में जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन है वो वहां के कल्चर में रस बच जाती है। ऐसा नहीं है कि वो इंडिया से दूर हो जाते हैं, पर एक कंफर्ट जोन बन जाता है उनको। ठीक है, उनका फ्रेंड सर्कल बन जाता है। इसके कारण एक चैलेंज आता है। काफी लोग वापिस भी आ रहे हैं, बच्चों को लेके आ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, काफी प्रयास हो रहे हैं। कुछ प्रयासों में वो सफल होते हैं, कुछ में मैंने देखा कि अपना सब कुछ बोरिया बिस्तर बांध कर विदेशों से भारत में आ गए हैं, पर बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते तो उनको वापस जाना पड़ता है। ठीक है, वो बात समझ गया। जो फर्स्ट जनरेशन है जो इंडिया से गई है, वो अभी भी उनका पूरा प्रयास है कि वो वापस एक समय के बाद भारत वापस आए। वोरा साहब, आप क्या समझते हैं, क्या ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए कि 5 साल में 8 लाख भारतीय उस वक्त जिसे आप राइजिंग इंडिया कह रहे हैं उस वक्त छोड़ रहे हैं सिटीजनशिप? सिटीजनशिप छोड़ने से क्या फर्क पड़ता है सर जी? उनके पास OCI कार्ड्स हैं। सिटीजनशिप तो एक कागज है ना, एक पासपोर्ट इज अ पीस ऑफ पेपर। लेकिन जो आपकी कमिटमेंट है, लॉयल्टी है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और क्यों छोड़ते हैं? ताकि जहाँ पे एक काम कर रहे हैं और पैसे वापस भारत में भेज रहे हैं, वहां पे उनको आसानी होती है। I don't think we should be concerned about this. जो ओवरसीज इंडियंस का कॉन्सेप्ट है वो नेशनैलिटी से संबंध नहीं रखता, वो आपके खून से, एंसेस्ट्री से संबंध रखता है। So NRI doesn't have to be an Indian citizen. NRI तो कोई भी हो सकता है जो इंडियन ओरिजिन का वहां पे हो। एक तरह से तो तारिक फतेह साहब भी क्षमा करेंगे, तारिक फतेह साहब तो कहते ही हैं इंडियन बॉर्न पर तो वो भी तो नॉन रेजिडेंट इंडियन है एक तरह से। आइए हमारे पास रहिए तारिक, वी नीड यू इन इंडिया, पीपल लाइक यू। तो सर मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये ब्रेन ड्रेन नहीं है सर, ये हमारा ब्रेन ट्रस्ट है उन देशों में। ये वापस आते हैं, ये नॉलेज लाते हैं। आपने देखा किस तरह से
अभी जो हम बातचीत कर रहे हैं ये पता है एप्पल, ये क्या फल वाली कंपनी जो फोन बनाती है सर, क्या नाम, एप्पल ही तो है उसका नाम। हाँ, मैं संतरा सोच रहा था, ऑरेंज नहीं, एप्पल। तो 2.5 बिलियन डॉलर्स का उन्होंने एक्सपोर्ट किया है फोन्स मेड इन इंडिया। अभी पिछले ये फिगर्स आए हैं कल। तो ये चीजें जो हम देख रहे हैं, इन लोगों का जो ब्रेन पावर है वो भारत में ला के लगा रहे हैं। बहुत से लोग अब कह रहे हैं इकोसिस्टम बना रहे हैं फॉर नैनो टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी। ये विदेशी लोग आके, इंडियंस आके हमें गाइड कर रहे हैं, एंड वी एक्सेप्ट। भारत वो नहीं है कि हमें सब कुछ मालूम। सर मैं तो सिविल सर्वेंट हूँ, एक जमाना से हम कहते थे आपको कुछ नहीं मालूम, हमें सब मालूम है। अब हम कहते हैं जॉइंटली हम मिलके इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर कोहली, जो वोरा साहब कह रहे हैं ब्रेन ड्रेन नहीं है, ब्रेन ट्रस्ट है। अब हम तो अमरूद वाले लोग हैं, हमें एप्पल के बारे में ज्यादा नहीं पता। आप छोटा सा समझाइए मुझे थोड़ा सा। देखिए, तो कई कैटेगरीज के हैं विजय जो लोग यहाँ से जाते हैं। जो दीपक जी बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। उन्होंने जो बात कही वो सही है कि कुछ लोग अपना वहां भी बेस बनाए रखते हैं, जड़ें यहाँ से जुड़े रखते हैं। पर ये भी सच है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ के चक्कर में आप ज्यादातर एनआरआई से पूछेंगे कि क्यों गए यहाँ से। आप एक सवाल सबसे पूछ के देखिए कि आप यहाँ से क्यों गए। कोई कहेगा साहब मैं बच्चों की एजुकेशन अच्छी चाहता था, कोई कहता था मुझे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी चाहिए, कोई कहता था मुझे हेल्थ सर्विसेज यहाँ से मैं ना खुश हूँ, या वहां मुझे बेहतर मिलती, ना खुश मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करता, कि वहां मुझे बेहतर मिलती है। कोई कहता था मुझे वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, सफाई बहुत पसंद है। तो आज मैं यही बात जो आपको कह रहा था कि आज उन सब बातों का जवाब भारत हो गया है। ये कहूं कि उन भारत के पास है उसका जवाब। तो जब वो गए थे या जो पीछे भी जो गए हैं, मैंने तो इसीलिए आपके शो के माध्यम से कहा कि आपने शायद डिसीजन पता नहीं यहां से जाने का ठीक लिया कि नहीं लिया। आज हम आपको बताते हैं कि भारत सरकार आपके डिसीजन को, मैं ये नहीं कहता कि गलत सिद्ध करती है, पर हमारे पास आपकी उन सब समस्याओं का समाधान है। और जहां तक बात $100 बिलियन की है विजय, एक जल्दी से मैं बात बोलना चाहूंगा, वो ये कि हमारा $563 बिलियन का इस समय फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है जो कि दुनिया में टॉप के नेशंस में है। उसमें से $100 बिलियन भारत में आया है, तो ये इनके माध्यम से आया है। बाकी जो FPIs लाते हैं, FIIs लाते हैं, FDI के माध्यम से आता है। मुझे लगता है इन भारतीयों का बहुत योगदान है उस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ाने में। तो मुझे तो इसमें अच्छाई दिखती है। और मुझे एक बात और, मेरे को एक मित्र मिले, उन्होंने कहा साहब जहां मर्जी जाके रह जाऊं, मरूंगा तो मैं इंडिया में ही आके। तो वो अपनी जड़ें जो है ना वो यहीं पर लाना चाहते हैं और मरने से पहले यहाँ पर जरूर आएंगे। मुझे इस बात का पक्का यकीन है। की बात नहीं कर रहे, जहां भी रहे अच्छे से रहे। फतेह साहब लास्ट कमेंट आपका, फाइनल कमेंट आपके साथ चाहता हूं समापन करना। देखिए मुझे एक बस जो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज है इंडिया की, वो मैं आपको आउटसाइडर समझ के कह लीजिए कि दुनिया का वाहिद कंट्री है जो वेजिटेरियन और ग्रीन इकोनॉमी जिसके रग रग में घुसी हुई है। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी ने कहा हो कि ग्रीन इकोनॉमी कम टू इंडिया। यानी पूरी दुनिया में हर अपर मिडिल क्लास वाला आज के आई ओनली ईट वेजिटेबल्स। अरे भैया तो आ जाओ ना फिर हिंदुस्तान। हम आपको कह रहे हैं 5000 साल से कि गोश्त मत खाओ, तुमको अभी समझ में आया कि वजन चढ़ जाता है तुम पे। तो मैं तो पाकिस्तानियों से भी कहता हूँ तुम लोग की ये जो अपर क्लास है ये वेजिटेरियन हो जाती है, नीचे वाला देख रहा होता है मजदूर टाइप का कि यार गोश्त कब मिलेगा। तो कुछ तो सीख लो, एंड जो चीजें आपके पॉजिटिव हैं उसको लेके आइए आप। दिस शुड बी द नंबर 1 पॉइंट। इंडिया द ओनली कंट्री विच सेलिब्रेट्स वेजिटेरियन और वेगन डाइट। ये दिस इज अ प्लस पॉइंट और आज के दिन करना चाहिए। उसकी फॉरेन मिनिस्ट्री की एडवर्टाइजिंग के अंदर उसमें फोकस करना चाहिए। ये है, हाँ, एम्फसाइज। दूसरी चीज कि ये दुनिया में नहीं लोगों को पता चलता कि कितने टाइप के लोग हैं इंडिया में। मैं यहाँ एक क्लास लेता हूँ इंडिया रीडिस्कवर्ड, वो पाकिस्तानियों के लिए। तो किसी को पता ही नहीं मणिपुर कहाँ है। तो बैठ के ऐसे सुनते हैं उड़ीसा कहाँ है, उड़ीसा। मैंने भैया खुदा के वास्ते फतेह साहब का भी पता आप। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन मेरे वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा। हम चाहते हैं कि प्रवासी भारतीय कहीं भी रहें अच्छे से रहें, आबाद रहें
और हिंदुस्तान के साथ उनका रिश्ता जो है बना रहे, क्योंकि हिंदुस्तानियों का रिश्ता तो उनसे बना हुआ ही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक वोरा साहब, तारिक फतेह साहब, डॉक्टर कोहली एंड रोहित जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या प्रवासी भारतीयों का भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है। इस पर 55% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया, वहीं 45% लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। अभी बहुत सारी जानकारी हो सकता है लोगों को नहीं हो कि किस तरह से हमारे जो प्रवासी भारतीय है वो योगदान कर रहे हैं। आपने नेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय व्यू। राज कपूर की सुपरहिट फिल्म श्री 420 का एक गाना है, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये गाना बिल्कुल फिट बैठता है हमारे प्रवासी भारतीयों पर जो इंदौर में जमा हुए थे। कोई रूस से आया था, तो कोई जापान से, कोई चीन से, तो कोई अमेरिका से, लेकिन सबके बीच एक चीज़ जो कॉमन थी वो थी भारत के साथ उनका रिश्ता। सम्मेलन के जरिए उनके देश के प्रति कर्तव्य को याद दिलाया गया और निवेश की अपील भी की गई। शायद प्रवासी दिवस की शुरुआत भी इसी मकसद से की गई थी कि विदेशों में रह रहे हिंदुस्तानी देश को जान सकें और वहां इन्वेस्टमेंट भी कर सकें, जिससे भारत के विकास को पंख लगे, उड़ान मिले और भारतीय बाहर ना जाएं। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो हर साल भारत छोड़कर विदेश जाने वालों की संख्या पर भी हमें चिंता करनी चाहिए। हर साल इतने भारतीय नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। 2004 से लेकर 2023 के बीच प्रवासी सम्मेलनों का हासिल क्या है? सिर्फ हजारों प्रवासियों को एक मंच पर लाना, फोटो खिंचवाना या फिर उन्हें देश के में लौटने के प्रति आकर्षित करना। इस सब पर भी चर्चा करने की जरूरत है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।